नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मैं राजकुमारी आज फिर आपको एमपी सिविल जज में आए हुए पूर्व में आईपीसी क्वेश्चनों की तैयारी कराऊंगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अपराध जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? फर्स्ट ऑप्शन चोरी, सेकंड ऑप्शन डकैती और थर्ड ऑप्शन हत्या, फोर्थ ऑप्शन बलात्संग। तो किसकी तैयारी भी दंडनीय है? कौन से? यानी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। इसकी तैयारी दंडनीय है। चोरी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई संपत्ति बेईमानी पूर्वक उसकी सहमति के बिना ली जाती है चोरी में। हत्या में उसका माइंड चेंज भी हो सकता है। बलात्संग की तैयारी अपराध दंडनीय नहीं है। इसको तैयारी को दंडनीय बनाया गया है डकैती को, जो 399 में। तैयारी किसकी? डकैती की, सेक्शन 399 में। कुछ अपराध हैं जिनकी तैयारी भी दंडनीय है। वैसे एक अपराध 4 चीजों से मिलकर बनता है: आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। 4 चीजों से मिलकर बनता है कोई भी अपराध। जब तक अपराध की कंप्लीट पूरा नहीं होगा, जब तक उसके पास कोई इंटेंशन नहीं होगा। इंटेंशन के बाद उसको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के बाद वो उसका प्रयत्न करेगा, वो प्रयत्न के बाद उसका परिणाम आता है। तो इसका ये क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि पहले आशय होगा किसी के बाद किसी को मारने का या किसी काम करने का। दूसरा है तैयारी। अपराध की 4 अवस्थाएं जो इनसे होकर कोई व्यक्ति निकलता है: तैयारी, प्रयत्न, फोर्थ है परिणाम। कुछ अपराध हैं जिनकी तैयारी भी दंडनीय है, जैसे कि डकैती की तैयारी करना दंडनीय है। भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने वाले देशों से युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध की तैयारी करना, ये भी दंडनीय बनाया गया 126 सेक्शन में। 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी भी दंडनीय है। और सिक्कों का कूटकरण, कब्जे में रखना आदि, ये इस तरह के 4 प्रकार के जो अपराध हैं, इनको तैयारी भी दंडनीय बताई गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2। बा पर झा आघात करता है। आघात यानी कि प्रहार करता है। कौन कर रहा है बा पर आघात? बा पर झा आघात कर रहा है, बी पर झा आघात कर रहा है। बा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। किसको क्रोध आ रहा है? बा को क्रोध आ रहा है। तीव्र प्रकोपन, जो उसके सामने इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कौन कर रहा है? झा कर रहा है। और क्रोध किसे आ रहा है? बा को। और आ जो पास निकट खड़ा हुआ है, ये इसके पास खड़ा हुआ है। कौन के पास? बी के पास। कौन खड़ा हुआ है? बी के पास ए खड़ा हुआ है, यानी कि ए आ खड़ा हुआ है। और बी के क्रोध का लाभ उठाने और से झा का वध करने के आशय से उसके हाथ में क्या देता है? बा को क्या देता है? ए एक छुरी दे देता है। छुरी से झा का वध कर देता है। आ किस अपराध का दंडनीय है? इस प्रॉब्लम इस प्रकार समझती है कि 3 व्यक्ति हैं और ये इसे एक प्रकोपन दे रहा है। किसको दे रहा है? बी को। बी के पास कौन खड़ा है? ए। बी इसके क्रोध का लाभ लेने के लिए ये इसे एक चाकू दे देता है, जो चाकू से इसके ऊपर प्रहार कर देता है। तो आ ने क्या किया है? इसने क्या अपराध किया है? ए ने किया है कि हत्या का प्रयत्न किया है, हत्या का। अगर वो पूछता कि झा ने कौन सा अपराध किया है, तो झा ने क्या किया है? अपराध हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। और जानते हुए कि झा की मृत्यु हो जाएगी, आ ने उसको चाकू दिया है, तो आ इसमें हत्या का दोषी होगा। ये क्वेश्चन सेक्शन 300 के अपवाद में से आया है। क्वेश्चन 3। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य
अपवाद के अंतर्गत आता है उसे कितना दंड दिया जा सकेगा, यानी कि जनरल एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो सेक्शन जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में 76 से 106 तक बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कोई भी इन कंडीशनों में कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ये स्पेशल इसे रेमेडीज दी जाती हैं कि कोई इसमें किया गया इस कंडीशनों में इन कंडीशनों में किया गया अपराध नहीं कहलाएगा, उसे किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा। जैसे कि सेक्शन 82 है जिसमें 7 ईयर्स से कम के बच्चे द्वारा किए गए अपराध क्षम्य होंगे। दुर्घटना में किए गए अपराध 80 में बताया गया वो क्षम्य होंगे। सरकार के जो कोई कार्य विधिपूर्ण करने के लिए अवैध है उसके द्वारा किए गए अपराध क्षम्य होंगे। यानी इसमें कंडीशन बताई गई है कि कोई व्यक्ति, इसमें किसी का इंटेंशन नहीं होता है, ऐसे अपराध बताए गए हैं जिनमें किसी व्यक्ति का इंटेंशन यानी कि उसका आशय नहीं है किसी व्यक्ति को मारने का, तो वो क्या है सेक्शन 76 से 106 तक बताए गए हैं। तो ऐसे अपराध, उस अपराध के विहित दंड का कोई भी दंड उसे नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कोई दंड नहीं, ऑप्शन नंबर 2 उस अपराध के विहित दंड का आधा, उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई, ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, तो उसे किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आ को या के घर की द्वार की चाबी मिलती है, किसको मिलती है? आ को। ए को इसकी जेड के घर की क्या मिल जाती है? चाबी मिल जाती है। और वो जो यह या को या से क्या हो गई थी? खो गई थी, उसके घर की चाबी यहाँ से खो गई थी और वह उस चाबी के द्वार को से खोलकर या के घर में प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। आने कौन सा अपराध किया है? घर किसका है? जेड का। चाबी किसको मिली है? इसको चाबी मिल गई है और ये इसकी बिना सूचना के इसके घर को खोलकर, ताला खोलकर यानी कि उसके चाबी से द्वार खोलकर घर में प्रवेश करता है। तो कौन सा अपराध किया है? ए ने कौन सा अपराध किया है? ए प्रच्छन्न गैर अत्याचार का अपराधी है। 2 आपराधिक दुर्विनियोग का अपराधी है। 3 चोरी करने के प्रयत्न का अपराधी है। 4 गृह वेदन का अपराधी है। तो किसका अपराधी है? हाउस ब्रेकिंग यानी कि गृह वेदन का अपराधी है। सेक्शन आईपीसी का 445 में 445 में इस अपराध को बताया गया है कि कोई व्यक्ति निम्न 6 तरीकों से किसी के घर में प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा? गृह वेदन का दोषी कहलाएगा, हाउस ब्रेकिंग का दोषी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सद्भावना पूर्वक कहता है कि गा की पुस्तक अशिष्टपूर्ण है। क्या किस प्रकार कह रहा है? सद्भावना पूर्वक यानी कि बोनाफाइडली कह रहा है। वह अवश्य अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। ये क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि है? ऑप्शन नंबर 1 हाँ, क्योंकि राय गा के चरित्र से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं, क्योंकि 499 के अपराधों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, क्योंकि वह अपवचन है। 4 क्योंकि वह दोहराया नहीं गया है। तो 500 में डिफेमेशन के लिए डिफेमेशन की परिभाषा यानी कि मानहानि की परिभाषा 499 में आईपीसी में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई गलत शब्द कहता है, उसकी मानहानि ख्याति को डैमेज करता है तो वो मानहानि कहलाएगा। उसमें उनके 499 में 10 अपवाद बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है तो उन्हें मानहानि नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ कैसे बात कर रहा है वो? सद्भाव पूर्वक कि उसने मेलाफाइडली नहीं, बोनाफाइडली किसी के बारे में कुछ कहा है कि उसके पुस्तकों से ये अशिष्टपूर्ण अपवित्र विचारों का व्यक्ति लग रहा है कि उसने अपने बातों से इस तरह से बातें कही हैं। तो किसके अंदर आएगा? ऑप्शन नंबर 2 नहीं, क्योंकि वह 499 के अपवाद के अंतर्गत आता है। 500 में मानहानि का दंड है 2 वर्ष या जुर्माना।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? ऑप्शन नंबर 1, जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त है। किस द्वारा प्राप्त है? छल द्वारा प्राप्त किया गया है। दूसरा, जिसका कब्जा लूट से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, जिसका कब्जा डकैती द्वारा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, जिसका कब्जा आपराधिक न्यासभंग द्वारा प्राप्त किया गया है। तो कौन सी संपत्ति चोरी की संपत्ति नहीं कहलाएगी? सेक्शन 410 में 410 में दिया गया है, बताया गया है कि चोरी की संपत्ति कौन सी नहीं कहलाएगी। तो चोरी की संपत्ति, चोरी यानी कि चोरी का मतलब ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति के बिना सहमति के, हम उसके बिना सहमति से अपने बेईमानी पूर्वक अपने कब्जे में ले लेते हैं, तब वो क्या कहलाती है? चोरी की संपत्ति कहलाती है। तो चोरी की संपत्ति कैसे नहीं होगी? कैसे? छल द्वारा नहीं होगी, क्योंकि छल में कोई व्यक्ति किसी को उसी व्यक्ति के सामने प्रवंचित करता है, यानी कि उसमें उसे उसकी अनुपस्थिति यानी सहमति तो होती है उसमें। छल में सहमति होती है। और कैसी होती है सहमति? प्रवंचनापूर्वक, यानी कि उसे धोखा देकर अपनी ऐसी बातें कहना जिससे वो व्यक्ति उसको अपनी संपत्ति स्वयं सौंप दे। और लूट में भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति स्वयं नहीं सौंपता, उसे उसकी बिना मर्जी के सौंपता है, यानी कि उसकी संपत्ति बिना मर्जी की आती है उसके। डकैती में भी इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी से उसे भय दिखाकर संपत्ति लेता है और इसमें कब्जा आपराधिक न्यास में भंग में विश्वास में उसे दे देता है। तो कैसी संपत्ति निकल आएगी? छल द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति चोरी की संपत्ति नहीं कहलाएगी, 410 में बताया गया है। क्वेश्चन 7, कोई उपपत्ति घोरोपत्ति कहलाती है जिसके कारण वे उपपत्त व्यक्ति कितने ग्रीवियस हर्ट कितने दिन की होती है? ग्रीवियस हर्ट 20 दिन की होती है। 20 दिन अगर कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा में रहा है तो उसे क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है घोरोपत्ति। क्वेश्चन 8, भारतीय दंड संहिता 498A के अंतर्गत अपराध के लिए अव्यक्त क्रूरता में मानसिक तथा शारीरिक दुख और क्लेश सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 केवल दहेज की मांग सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 4 केवल शारीरिक दुख सम्मिलित है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी क्या है? सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अव्यक्त क्रूरता करता है, क्रूरता में क्या सम्मिलित है? मानसिक और शारीरिक दुख क्लेश भी सम्मिलित है। कोई व्यक्ति हस्बैंड एंड रिलेटिव हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरल्टी, कि किसी चीज की मांग करना तो उस मांग से शारीरिक और मानसिक क्लेश पैदा हो, उससे क्रूरता में लिया जाएगा 498A में। क्वेश्चन नंबर 9, बलात्संग के बारे में क्या सत्य है? सहमति अव्यक्त यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है। ऑप्शन नंबर 2 प्रवेशन ही पर्याप्त है। यदि उस उम्र की 15 वर्ष से कम की नहीं है तो पति द्वारा किया गया संभव बलात्संग नहीं है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसमें क्या है कि मृत्युदंड भी अब शामिल किया गया है, मृत्युदंड भी रेप के मामलों में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय अपराध के मामले में पुलिस को सख्तियां होंगी। अगर कोई अपराध कैसा है? कॉग्निजेबल है तो कैसा अपराध कहलाएगा? संघीय अपराध कहलाएगा। संघीय अपराध कॉग्निजेबल अपराध। कॉग्निजेबल अपराध को सेक्शन 2C में परिभाषित किया गया है, 2C में परिभाषित किया है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण एवं बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु उस गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की है। अन्वेषण ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण तथा अपराध के विचारणा अथवा जांच करने के क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करे बिना वारंट की गिरफ्तारी की। तो इसमें क्या है कि क्या करेगा? संघीय अपराध में पुलिस वाला बिना वारंट के सहित गिरफ्तारी सहित अन्वेषण कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो संघीय अपराध से संबंधित है
जैसे किसी ने मर्डर किया है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके उसके बारे में अन्वेषण कर सकता है, उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन 11, असंज्ञेय अपराधों के अन्वेषण की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन 1, भारत के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, प्रदेश के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन 3, उसे उस अपराध के विचारण का छिटकर अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन 4, सत्र न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें असंज्ञेय अपराध है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम के अपराध होंगे वो असंज्ञेय अपराध कहलाएंगे। उसमें क्या, उसके ऑप्शन क्या है कि उस अपराध का विचारण का छिटकर अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उसे परमिशन देने पर ही असंज्ञेय अपराधों में वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला कर सकता है। क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? आपराधिक षड्यंत्र को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A में बताया गया है कि कौन से अपराध, कोई अपराध कब आपराधिक षड्यंत्र कहलाते हैं? जब कोई कार्य जो अवैध है, अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, पर वो कितने व्यक्तियों को होना आवश्यक है वहां? 1, ऑप्शन 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऑप्शन 2 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऑप्शन 3 7 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऑप्शन 4 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो वो कह रहा है कि कितने व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तभी कोई अकेला व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है। कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। क्वेश्चन, इसे 120B में दंडित, इसका दंड बताया गया है। क्वेश्चन 2, हमला कारित नहीं किया जा सकता है। हमला असोल्ट को 351 में यानी 351 में परिभाषित किया गया है कि कोई हमला कब कारित, हमला क्या है, हमले की डेफिनेशन बताई गई है कि हमला कोई व्यक्ति किसी को अपने ऐसे हाव भाव प्रदर्शन द्वारा उस व्यक्ति को वहम है कि उस पर हमला होने वाला है। तो क्या नहीं, ऑप्शन, इसके ऑप्शन बताए गए हैं कि ऑप्शन 1 केवल शब्दों के उच्चारण से हो जाएगा, दूसरा हाव भाव प्रदर्शन से हो जाएगा, 3 तैयारी करके होगा, 4 इनमें से किसी भी प्रकार से। तो ये क्या कह, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमला कब नहीं माना जाएगा। केवल शब्दों द्वारा उच्चारण करने से हमला नहीं होता है, जब तक कोई व्यक्ति क्या उसे उस तरह का प्रदर्शन ना करे। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें चाटा मारूंगा, तो उसका हाथ उस एक्सप्रेशन में होगा, यानी कि बोलने से उसके, और उसने कह दिया तो उसे नहीं माना जाएगा जब तक वो उसका एक्सप्रेशन नहीं करेगा। मैं डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा, जब तक उसके द्वारा हाथ से डंडे को ना उठा लिया जाए। क्वेश्चन, संयुक्त होकर की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह व्यक्तियों द्वारा कारित की जाए। ऑप्शन नंबर 1 2 या 2 से अधिक किंतु 5 से कम, 2 5 या उससे अधिक। ऑप्शन 3 कम से कम 7। ऑप्शन 4 कम से कम 10। तो संयुक्त होकर की गई लूट क्या कहलाती है? डकैती। तो कम से कम 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 391 में डकैती की डेफिनेशन दी है, इसमें बताया गया है कि कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किसके लिए? डकैती के लिए 5, कम से कम 5। अगर 4 व्यक्ति भी हैं तो डकैती नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन, एक्स जानता है कि वाई के सिर पर बीमारी से ग्रसित है। वह यह भी जानता है कि यदि वाई के सिर पर एक मुक्का मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु संभव है। एक्स क्या कर रहा है? एक्स मुक्के से वाई के सिर पर प्रहार करता है, वाई की मृत्यु हो जाती है। एक्स किस चीज का दोषी होगा? ऑप्शन 1 हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले सदोष मानव वध का दोषी होगा।
ऑप्शन 2 हत्या का दोषी होगा, ऑप्शन 3 उपपत्ति कारित करने का दोषी है, ऑप्शन 4 किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि समान परिस्थितियों का मुख्य प्रहार समान स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम बताइए कि कोई व्यक्ति कब, ये सेक्शन 300 से क्वेश्चन आया है, तो 300 में बताया गया व्यक्ति जानते हुए, इसकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि उसे जानता है, नॉलेज है उसे कि क्या ये क्या जानता है। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे है कि एक्स क्या जानता है कि वाई को एक मुक्का मार दिया जाएगा उसके सिर पर, क्योंकि वाई को ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उसको मुक्का मार दिया जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगी उसकी, तो किसका दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा, कौन, वाई। 300 का क्वेश्चन है ये, 300 से आया है, हत्या मर्डर से। इसी के साथ अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।